Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the objective questions of a chapter number 8, pricing practices number 2. Pricing practices number 2, that is chapter number 8 के MCQs हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. we're going to see the objective type of questions क्या है, कैसे हैं. हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है. Now let's see what exactly it is. State with the reason whether there is a true and false statement over here. ट्रू फॉल्स तो आपको पता है, either it will be true or it will be false. The first one, the demand curve faced by the firm in the monopolistic competition is relatively inelastic. The answer is false. क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक नहीं होता, रिलेटिवली इलास्टिक होता है. तो ये जो इन को यहाँ पे निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो द थिंग इज कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में ये रिलेटिवली होता है एग्रीड, बट ये इनइलास्टिक की जगह पे क्या होता है, इलास्टिक होता है. इट इज़ नॉट रिलेटिवली इनइलास्टिक, इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक. इन द प्राइसिंग प्रैक्टिसेस चार्ज बाय द फर्म मे नॉट बी एज पर द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल. सी इन अ प्रैक्टिस द प्राइजेस चार्ज बाय द फर्म मे नॉट बी द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल. आंसर है ट्रू, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे अगर प्राइजेस जो भी हम डिसाइड करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं. वी आर डिसाइडिंग द सेम बाय द नॉट फ्रॉम द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. We are deciding the prices on the basis of a practical aspects into the economy. जो भी practically हो रहा है वो सब चीज़ों के हिसाब से हम prices को decide करते हैं. So that's why it is true. Next one, the public enterprises may charge the price equals to their marginal cost. The answer is true. Why? Because if you're going to see, हमने अभी just पढ़ा marginal costing के बारे में. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या करती है, प्राइस चार्ज करती है विच इज़ इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. अगर आपको याद होगा रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उन्हें पढ़ा था कि दो सिचुएशंस होते हैं यहाँ पे. नाउ हाउ मेनी सिचुएशंस आर देयर आर द टू सिचुएशंस. क्लास पे अटेंशन. पहला सिचुएशन होता है क्या, वो सिचुएशन जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दी एवरेज कॉस्ट. जहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो होता है बड़ा होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, छोटा होता है. तो फिर भी हम लोग एवरेज कॉस्ट पे प्राइस पे चार्ज ना करके हम क्या करते हैं, हम मार्जिनल प्राइस पे चार्ज करते हैं. एंड देयर इज़ अ वन मोर सिचुएशन इफ यू गोइंग टू सी, जो हम लोग ने देखा था. दिस इज़ लेट्स से P3 एंड लेट्स से दिस इज़ P4. तो ये दो केसेस हम लोग ने देखे थे, बीच के केसेस इक्विलिब्रियम था. अगर आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में, तो ये पोर्शन था. ये पोर्शन में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ये प्राइजेस को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइजेस को चार्ज ना करके हम फिर क्या करेंगे, दिस प्राइस विल गोइंग टू चार्ज. ओवर हियर देयर वाज अ डिमांड कर्व. तो ये सिचुएशन था किसका, बेसिक नीड का. और ये साइड का पोर्शन किसका था, लग्जरी का. तो लग्जरियस आइटम के केस में हमने मार्जिनल कॉस्ट पे प्राइस चार्ज करना है, जब जो कि वो ग्रेटर है आपके किसके, एवरेज कॉस्ट के. और नेसेसिटी के केस में अगर ध्यान देंगे तो नेसेसिटी के केस में भी मार्जिनल कॉस्ट ही चार्ज करना है, जो कि लेस देन है क्या, आपके एवरेज कॉस्ट के. तो ये सब सिचुएशंस हमने पब्लिक अंडरटेकिंग में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ ट्रू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू गोइंग टू सी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एंड एंटरप्राइजेस विल नेवर इनकर द लॉसेस. फॉल्स. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग के केस में एंटरप्राइजेस को लॉस होता है. कब लॉस होता है, फर्स्ट स्टेज में, इक्विलिब्रियम प्राइस के पहले वाले केस में, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपका लो होता है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें क्या होता है, लॉसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करती हैं वहाँ पे बेसिक नीड प्रोवाइड करती है मार्जिनल कॉस्ट पे, ना ही कि एवरेज कॉस्ट पे. क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसके लिए हम एवरेज कॉस्ट का जो प्राइस होता है वो चार्ज नहीं करते हैं. हम मार्जिनल कॉस्ट के प्राइजेस को क्या चार्ज करते हैं, विल गोइंग टू चार्ज द प्राइजेस विच इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, नॉट टू द एवरेज कॉस्ट. दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स. पब्लिक एंटरप्राइजेस मे मेक द प्रॉफिट सेलिंग द सम कमोडिटीज. यस, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करती है, कुछ कमोडिटीज़ को सेल करके प्रॉफिट अर्न करती है. कौन से कमोडिटीज़ क्लास, याद करो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, जहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था जहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था मिनरल वाटर का.
जहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल लिया था मिनरल वाटर का, लग्जरियस गुड्स का, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज कॉस्ट। जो भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो हम चार्ज नहीं करते, हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चार्ज करते हैं। कहाँ पे, पब्लिक अंडरटेकिंग के केस में, तो या तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। तो समटाइम वी आर मेकिंग द प्रॉफिट एंड समटाइम वी आर सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग डज नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट मोनोपोलिस, फॉल्स। ये प्राइवेट मोनोपोलिस पे भी क्या होती है, अप्लाई होती है। इट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली ओवर हियर, ये आंसर क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मोनोपोली के केस में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली के केस में एक सिंगल सेलर होता है, और जहाँ पे भी एक सिंगल सेलर होता है द सिंगल सेलर विल गो टू चार्ज द प्राइस विच इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो वो सब सिचुएशंस यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इंट्रोड्यूस्ड द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द मोनोपोलिस्ट बिकम्स इररिलेवेंट। When the government regulation is introduced, the average revenue curve of the monopolist becomes irrelevant. Yes, true. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन, when the government came with the regulation, AR curve of the manufacturing और AR curve of the monopolist, इट बिकम्स irrelevant. क्यों? वहाँ पे फिर जो भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के लिए अपने प्राइजेस को डिसाइड किया हुआ है, वो प्राइजेस पे हमें क्या करना है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट वन मोर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर केस ऑफ अ मोनोपोली। क्या आपको याद है? थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो ये हमने पढ़ा था कुछ, ये AR कर्व होता है, और यहाँ पे लेट्स से दिस इज MC, दिस इज MR, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, क्लास, सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये AT हम क्या करेंगे, प्राइस को रेगुलेट करेंगे। समझ लो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइस को रेगुलेट किया, तो प्राइस को जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेगुलेट किया तो दिस विल बी व्हाट योर टोटल रेवेन्यू कर्व, और ये पोर्शन एवरेज रेवेन्यू कर्व का यहाँ पे निकल जाता है। तो जो एवरेज रेवेन्यू कर्व पहले था वो एवरेज रेवेन्यू कर्व ना होके ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट योर टोटल रेवेन्यू कर्व। सो यहाँ पे इट बिकम्स irrelevant फॉर द AC कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। दैट एग्जैक्टली इज द केस ऑफ इट। नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी the pricing of a product should cover the cost alone, false। कॉस्ट के साथ साथ क्या आना चाहिए, हमारा प्रॉफिट भी। एक हमने स्ट्रैटेजी देखी थी जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, और कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी जो हमने प्राइसिंग के लिए यूज़ की थी। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करना है और थोड़े से प्रॉफिट को भी क्या करना है, यहाँ पे कंसिडर करना है। देन फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड हैज़ अ सर्टन लिमिटेशन। फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड के कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस भी हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट ट्रू। तो अगर जाके आप प्रीवियस टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आपके, या तो फिर प्रीवियस लेक्चर्स में जाके हमारे देख सकते हैं कि वहाँ पे हमने लिमिटेशंस बहुत डिटेल में की हुई है। द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ अ टू कंपोनेंट। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज हैविंग द टू कंपोनेंट। यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू के दो कंपोनेंट्स होते हैं। इफ़ देर आर द टू फर्म्स इन्वॉल्व, इफ़ द कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो मल्टी प्रोडक्ट प्राइसिंग के केस में दोनों प्रोडक्ट के मार्जिनल रेवेन्यूज को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। अपार्ट फ्रॉम इट, marginal revenue of a product is divided into two parts, which is nothing but the total revenue of a one firm and the marginal revenue of a other firm. Then after, if you're going to see, if the total revenue of a commodity A increases due to the increase in the sale of a B, जो याद है हम लोग ने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे यहाँ पे, if the derivative of total revenue of A it changes with the marginal revenue of B, that is quantity of B. If the total revenue of a commodity A increases due to increase in the sales of a B, then the A and B are the substitute goods. No, ये क्या हो गया, this is false। क्यों false है? क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है और A के साथ अगर B भी इंक्रीज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर A और B दोनों इंक्रीज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली और साथ में, तो ये रिलेशन को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ना ही कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर A का सेल्स इंक्रीज हो रहा है और B का
ए के सेल्स, अगर ए का टोटल रेवेन्यू क्लास, लेट मी क्लैरिफाई दिस वन, इफ ए का टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है बी के सेल्स के डिक्रीज होने से, देन इट विल बी द सब्सटीट्यूट गुड्स। जबकि यहाँ पे ए का रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बी के सेल्स के इंक्रीज होने पे, तो ये सब्सटीट्यूट नहीं, ये क्या है तुम्हारा एग्जाम, दिस इज अ सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो बेसिकली the next one, the transfer pricing is never equals to the market price of the product, false। transfer pricing का केस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू द मार्केट प्राइसेस एंड इट नेवर इक्वल्स टू द मार्केट प्राइसेस, नो। सो दैट्स वाई दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर फॉल्स। ट्रांसफर प्राइसिंग जो है मार्केट प्राइस के इक्वल ही होता है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनीज यूजेस द ट्रांसफर प्राइसिंग टू अवॉइड द टैक्सेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि टैक्सेस को कैसे अवॉइड किया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। दैट्स वाई इट इज़ व्हाट योर ट्रू, बिकॉज कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज़ करते हैं किस लिए, टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए। टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। एंड हाउ वी आर यूजिंग इट, वी हैव ऑलरेडी सीन द सेम। Then after the transfer pricing is used to maximize the profit of only one unit of a firm. Transfer pricing used to maximize the profit of only one unit of a firm, that is false। क्यों, क्योंकि जब ट्रांसफर प्राइसिंग हम यूज़ करते हैं, सपोज दो फर्म्स हैं, तो दोनों फर्म्स के प्रॉफिट क्या होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज होते हैं। अगर हमने ट्रांसफर प्राइसिंग यूज़ किया है तो दोनों फर्म्स का बेनिफिट होता है, दोनों फर्म्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं अगर हमने ट्रांसफर प्राइसिंग यूज़ किया है तो। क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और दूसरी कंपनी क्या करती है, पेमेंट करती है। सो बोथ द कंपनीज आर गेटिंग द सर्टन बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। देन आफ्टर कम टू द MCQs। नाउ व्हाट डू मीन बाय द, लेट्स सी द सम MCQs क्लास। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इज फॉलोड बाय, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जो ऑलरेडी हम लोग ने देखा अभी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कौन यूज करता है, इट इज फॉलोड बाय द पब्लिक अंडरटेकिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय द पब्लिक अंडरटेकिंग, मोस्टली बाय द गवर्नमेंट। सो इज इट बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, नो। पब्लिक अंडरटेकिंग, यस। डिफेंस सेक्टर, नो। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज व्हाट एग्जैक्टली योर public undertaking। Then after if you're going to see the next MCQ, जरा ध्यान देना क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द रीज़न वाई द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिसाइडेड टू चार्ज द प्राइस इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। नाउ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चार्ज नहीं करती, वो मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करती है। क्यों, क्योंकि अगर एवरेज कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा और उसमें लॉसेस किसको होंगे, जो पीपल्स ऑफ अ कंट्री है जिसके लिए गवर्नमेंट वेलफेयर करती है, उन्हें लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द थिंग, वहाँ पे हमको यहाँ पे गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर के बारे में भी सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है पीपल्स ऑफ अ कंट्री के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एवरेज कॉस्ट की जगह पे मार्जिनल कॉस्ट पे फोकस करती है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट विल गिव यू द एवरेज प्रॉफिट। प्लस एवरेज कॉस्ट विल गोइंग टू गिव यू द नॉर्मल प्रॉफिट, और ये नॉर्मल प्रॉफिट को हम यूज़ नहीं कर सकते वेलफेयर के लिए। वी कैन नॉट यूज़ द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर, कैन वी, नहीं, हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज कॉस्ट, अगर हम एवरेज कॉस्ट के प्राइसिंग करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा जिससे हम वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मार्जिनल कॉस्ट यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक्सेस प्रॉफिट होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। What is the reason? The reason why the public sector undertaking decided to charge the prices equals to the marginal cost is nothing but the first one only. कौन सा? To increase the demand for the essential goods and services. To increase the profit? नहीं. Encourage the private enterprises? नहीं. Decreases the demand for their products? नहीं. When the public undertaking produces and sells the goods and services purchased by the higher income group, when the public undertaking produces and sells the goods and services purchased by the higher income group, the price will be equals to what? The price will be equals to marginal cost? No. Price will be equal or higher than the
average cost. Price will be equal to or higher than the average cost. Now the price will be equal to the marginal revenue. No. The price will be below the marginal cost and average cost. No. This is our answer. तो what is the answer? The price will be equals to or higher than the average cost. जो average cost है हमारा उससे क्या होना चाहिए? Higher than होना चाहिए. In order to control the monopoly pricing, the government may impose the price restrictions based on what? The government को अगर रेगुलेट करना है प्राइजेस को, तो यहाँ पे क्लास प्राइस रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट किस हिसाब से डालेगी? द प्राइस रिस्ट्रिक्शन इट विल गोइंग टू पुट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट, on the basis of a full cost, on the basis of a total cost or on the basis of a marginal cost. इसका आंसर क्या है? The answer is what? Your marginal cost. अब ये marginal cost आपका आंसर कैसे आया? हमने जब restrictions के बारे में पढ़ा था, जरा ध्यान देना, हमने क्या किया था? When we have studied about the restrictions, suppose this is average cost, this is average revenue, this is marginal revenue, this is marginal cost. Now this is what your exactly the situation, this is average cost. So basically suppose ये हो गया अपना PNQO. तो PNQO अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो PN आपका प्राइस है, OQ आपकी क्वांटिटी है, और हम इसे कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं? वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द average revenue and the average cost. But if you're going to see, suppose the government is putting the barrier or the restrictions. अब गवर्नमेंट अगर यहाँ पे प्राइस डिसाइड करती है, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है? बाय कंसिडरिंग द मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर करने के बाद ही गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, जो ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है. तो मार्जिनल कॉस्ट इज योर राइट आंसर ओवर हियर, कि मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिसाइड करेंगे. द नेक्स्ट वन, द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मे बी चार्ज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मे बी चार्ज. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हम लोग क्यों चार्ज करते हैं? क्यों मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को हम चार्ज करते हैं? द फर्स्ट वन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट. नहीं. टू कंट्रोल द प्राइवेट मोनोपोली. यस. For controlling the private monopoly, the government is coming up with the marginal cost pricing. तो किसी भी मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का यूज़ करेगी. वेयर मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेस. नो. एंड प्रिवेंशन ऑफ द शट डाउन ऑफ द फर्म. नहीं, ये भी नहीं होता. द थिंग इज वॉट एग्जैक्टली ओवर हियर? इट्स नथिंग बट यूजिंग ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट ओनली. Next one, which of the following is not a feature of a full cost pricing? Plus, full cost pricing का feature यहाँ पे कौन सा नहीं है? It avoids the frequent price changes. Yes. Most popular pricing method. Yes. Based on the marginal cost. No. And ideal which most firms aim at. यस. फुल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड जो है हर जगह हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. वहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट नहीं, हम लोग टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट आने का यहाँ पे सवाल नहीं है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में यूज़ होता है. और फुल कॉस्ट, नेम एज द नेम सजेस्ट, फुल कॉस्ट इज नथिंग बट द एग्जैक्टली योर टोटल कॉस्ट ऑफ अ गुड्स. द नेक्स्ट MCQ over here. The next one, the MCQ number 7. While determining the full cost price, the firm uses what? Fully allocated average cost. हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? We are using the fully allocated average cost, जो कि डिवाइड है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट में. जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया क्वांटिटी से, हमें मिला एवरेज कॉस्ट, वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं, ओनली ओवरहेड्स नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, हम कंसिडर करते हैं एवरेज कॉस्ट को, विच इज कंसिस्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट. द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस थ्रू द कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग विच फॉर्मूला?
we are using this formula where price is equals to cost 1 plus m. m stands for what? markup. तो मार्कअप निकालेंगे और उस टोटल कॉस्ट को हम एवरेज कॉस्ट निकाल के यहाँ पे प्राइजेस हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला. इन द फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू c प्लस c ब्रैकेट में 1 प्लस m, वेयर c रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट्स अ वेरी सिंपल. अगेन फुल्ली अलोकेटेड एवरेज कॉस्ट. हमारा c क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? फुल्ली अलोकेटेड एवरेज कॉस्ट. क्यों, कैसे? तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको कि c स्टैंड्स फॉर व्हाट? योर एवरेज कॉस्ट. एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? एवरेज कॉस्ट, विच इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर c रिप्रेजेंट्स, जो c हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट वन, गिवन ओवरहेड कॉस्ट इज 20,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 एंड आउटपुट प्रोड्यूस इज 1,000 एंड मार्कअप इज 20%. व्हाट विल बी द फिक्स्ड, व्हाट विल बी द प्राइस फिक्स्ड? अब यहाँ पे प्राइस क्या होगा, यहाँ पे प्राइस क्या हो सकता है? सो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्लास यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा प्राइस का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू C 1 प्लस M. ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है. अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. यहीं पे ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 20. आउटपुट प्रोड्यूस कितना है? 1,000. तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आ गया? 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 विच विल कम अप्रॉक्सीमेटली 20. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? It is nothing but 10. So what is our C? C is nothing but the AFC plus average variable cost. So AC is equals to AFC plus AVC. यानी यहाँ पे 20 plus 10 which is equals to what? your 30. तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा? प्राइस is equals to C 1 plus M which is nothing but the 30. 1 plus how much is the markup? Markup is 20% which is nothing but again 0.2. So 30 into 1.2 which is nothing but how much you will get? You will get a 36. तो 20,000 को पहले हमने 1,000 से डिवाइड किया तो हमें मिला क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज ओवरहेड कॉस्ट 20 रुपीज़ का. फिर हमने 20 और वो 10 को ऐड किया तब हमें क्या मिला? एज पर द फॉर्मूला हमें मिला कॉस्ट. मार्कअप दिया हुआ है 20% विच इज़ नथिंग बट 0.2. अब हमने फॉर्मूले में इसे इम्प्लीमेंट किया तो हमें कितना मिला? 36. तो ये 36 क्या है? हमारा आंसर है. दिस 36 इज आवर आंसर व्हेन यू विल गोइंग टू यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू C 1 प्लस M विच इज नथिंग बट आवर फॉर्मूला इज. इफ फुल्ली अलोकेटेड एवरेज कॉस्ट इज 40, फुल्ली अलोकेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है हमारा? 40 एंड द प्राइस इज फिक्स्ड एट 75. Markup is how much? Fully average cost is 40, price is 75. Then how much is your markup? Let's solve this sum and we're going to see the answer. तो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? Fully average cost is and तुम्हारा प्राइस, प्राइस कितना है? 75. एवरेज कॉस्ट कितना है? 40. तो जरा ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट आपका 40 है और प्राइस कितना है? 75. हमारा फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू C 1 प्लस M, जहाँ पे P दिया हुआ है 75, C दिया हुआ है आपका 40 और 1 प्लस M हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. इन द सिमिलर मैनर 75, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 प्लस 40M. तो 40 का दोनों में क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन. अब ये 40 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल्स टू 40M. 75 40 इतना हुआ. नाउ 75 माइनस 40 करो, 35 40M. नाउ दिस 35 विल बी डिवाइडेड विद द 40 इज इक्वल्स टू M. सो 35 को डिवाइड करो किससे? 40 से.
नाउ 35 40 के टेबल्स में 35 आता नहीं है. सो व्हाट विल गोइंग टू डू, विल गोइंग टू फर्स्ट इनिशियली टेक द 0, देन पॉइंट इट विल बी 350. नाउ 48 जा 320, बचा कितना 30. अगेन क्या होगा यहाँ पे 0 आ गया, तो सो 47 जा 280, 20 अगेन कितना आ गया 0 एंड 5 जा 200. So basically how much we got 0.875, which is nothing but 87.5%. The answer is your 87.5. The next one, which of the following is the limitation of a full cost pricing method? So full cost pricing method का अगर limitation आप देखोगे, it ignores the demand. We are only going to consider the cost of production and we are only considering the profit, which will going to decide what price of a goods, which will go to decide the price of goods. We are not considering the demand in the full cost pricing method. Rest others are not relevant for us. MCQ number 13 जरा ध्यान देना. MCQ number 13 देख लेते हैं क्या है ये. Dash pricing is the pricing strategy that uses the various product class distinction. That uses the various product class distinction. तो marginal cost नहीं, full cost नहीं, transfer pricing नहीं, it is what multi product, क्योंकि we are using the various product, so that is nothing but what multi product is. Now the next one, which of the following statement describes the transfer pricing? It is carried out by the large firm with the small profit center. Transfer price differs considerably from the market price of the product. It is not carried out for the tax consideration, or it is not regulated by the government. Which statement describes the transfer pricing? So transfer pricing differs considerably from the market price. नहीं, ये transfer pricing आपका market price से differ नहीं होना चाहिए. It is not carried out for the tax consideration and it is not regulated by the government. So what is the answer? That it is carried out by the large firms with the small profit centers. एक बड़ा सा बिजनेस होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, अब वो प्रॉफिट खुद का वो क्या करते हैं वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव नंबर 15. द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द ट्रांसफर प्राइसिंग बाय लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स. द गवर्नमेंट regulates the transfer pricing by large multinational firms in order to promote the export. Nahi. In order to increase the foreign direct investment. No. In order to promote the domestic investment. No. In order to prevent the tax avoidance by the firm. अब ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ बिजनेस फर्म्स क्यों करते हैं? प्राइवेट सेक्टर फर्म्स यूज़ करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग किस लिए? टैक्स का इन्वेजन करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए. तो उसे गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है. दैट एग्जैक्टली इज द आंसर. सो दिस इज हाउ इफ यू गोइंग टू सी वी हैव कंप्लीटेड व्हाट योर एमसीक्यूज ऑफ योर चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. टुडे what all of you will going to do, you'll just going to revise the previous videos, you'll going to see again and again, and then you'll going to learn what exactly is the concept of a pricing practices are, because pricing practices और short run and long run equilibrium in the different forms of a markets, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इन्हें आपको लर्न करना होगा. टिल द टाइम what all of you will going to do, just prepare yourself and we'll continue in the next lecture.